push, 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 Come push. on, you got There this. you go, there you go. ये पिप्पा और थॉमस की कहानी है। एक जवान जोड़ा जो बड़े उत्साह के साथ मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन में अपने सपनों के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। काफी इंतजार के बाद पिप्पा एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है और थॉमस घर से म्यूजिक बनाता है और वीडियो क्रिएटर है। पहली रात को पिप्पा थॉमस से कहती है कि वो बच्चे पैदा करने का प्लान 4 साल तक टाल दें ताकि मेडिकल स्कूल के बाद थोड़ा पर्सनल टाइम मिल सके। थॉमस मान जाता है। जब वो इस फैसले पर टोस्ट करते हैं तभी उनकी नजर अपने पड़ोसियों पर पड़ती है। एक आकर्षक जोड़ा जो उनके सामने ही इंटीमेट मोमेंट्स में व्यस्त है। पिप्पा कहती है कि उन्हें देखना बंद करना चाहिए, लेकिन थॉमस कहता है कि ये जासूसी नहीं है क्योंकि सब कुछ खुलेआम हो रहा है। पिप्पा जिद करती है कि वो रुक जाए और फिर एक निराशाजनक रात के बाद जहां थॉमस इंटीमेट होने से पहले सो जाता है, पिप्पा गुस्से में सोने चली जाती है। अगली सुबह पिप्पा अपनी दोस्त अरी को पिछले रात की बात बताती है। अरी को लगता है कि खुले में इंटीमेट मोमेंट्स देखना ठीक है, लेकिन पिप्पा इससे सहमत नहीं है। बाद में उसका बॉस उसे हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर एक जापानी लालटेन देता है। जब पिप्पा घर लौटती है, थॉमस उसे उनके प्यार को दर्शाने वाली एक पेंटिंग से सरप्राइज करता है। जब वो लालटेन बाहर टांगते हैं तो वो अपने पड़ोसियों के बारे में फंतासी करने लगते हैं और उनका नाम मार्गो और ब्रेंट रख देते हैं। अचानक ब्रेंट को खांसी शुरू होती है और वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है, जबकि मार्गो बेखबर डांस कर रही होती है। वो मार्गो का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। आखिरकार मार्गो को ब्रेंट की हालत दिखती है। There you go, there you go. Yeah! उस रात पिप्पा को नींद नहीं आती और वो खिड़की पर लौट आती है, जहां वो ब्रेंट और मार्गो को सेक्स करते देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो नोटिस करती है कि मार्गो सूटकेस लेकर जा रही है और ब्रेंट आधा नंगा उसे अलविदा कहता है। जब ब्रेंट मार्गो को देखने के लिए मुड़ता है, पिप्पा उसका शरीर घूरती है और तभी ब्रेंट की नजर उस पर पड़ती है, जिससे वो चौंक कर एक ग्लास गिरा देती है। अगली शाम पिप्पा एक दुकान की खिड़की में दूरबीन देखती है और उसे खरीद लेती है ताकि वो और थॉमस अपने पड़ोसियों को और करीब से देख सकें। वो जासूसी जारी रखते हैं और देखते हैं कि ब्रेंट एक नई लड़की जो उसकी फोटो मॉडल है को घर लाता है और जल्दी ही उसे बहका लेता है। ये सब पिप्पा और थॉमस की अपनी इच्छाओं को भड़काता है और उनका आकर्षण अब इस जोड़े की ओर शिफ्ट हो जाता है। उस रात ब्रेंट और मार्गो के ख्यालों में खोई पिप्पा को नींद नहीं आती। उत्सुकता में वो पड़ोसियों को चेक करती है और पता चलता है कि मार्गो घर लौट रही है। उसे एहसास होता है कि ब्रेंट उससे धोखा दे रहा है। अगले दिन पिप्पा, थॉमस, अरी और थॉमस की बहन जुआनी एक रेस्तरां में ब्रेंट और मार्गो के अजीब रिश्ते पर बहस करते हैं। थॉमस कहता है कि शायद वो उन कुछ जोड़ों में से हैं जो स्विंगर्स हैं। जुआनी सिरी से स्विंगर्स के बारे में पूछती हैं और सिरी बताता है कि करीब 15% जोड़े एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स की इजाजत देते हैं, जिससे सब हैरान हो जाते हैं, सिवाय पिप्पा के, जो मार्गो के लिए बुरा महसूस करती है, जबकि बाकी इसे मजेदार समझते हैं। पिप्पा कहती है कि काश वो सुन पाती कि ब्रेंट और मार्गो क्या बात कर रहे हैं। इस पर जुआनी को कॉलेज की एक मजेदार याद ताजा हो जाती है। उसे याद आता है जब थॉमस को अपनी क्लासमेट किल्ली पर क्रश था और उन्होंने एक लेजर पॉइंटर रिग किया था ताकि उसकी बातें सुन सकें और पता कर सकें कि वो उसे पसंद करती है या नहीं। पिप्पा को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो थॉमस से कहती है कि उसे दिखाए कि ये कैसे काम करता है। घर लौटते वक्त थॉमस बताता है कि वो इस डिवाइस से पड़ोसियों की जासूसी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके अपार्टमेंट में एक खास दर्पण चाहिए जो गैरकानूनी है। वो कहता है कि इसके लिए अच्छी किस्मत चाहिए, लेकिन चूंकि ब्रेंट और मार्गो के पास एक सैटायर है, ये काम नहीं करेगा। पिप्पा को समझ नहीं आता कि सैटायर क्या है। थॉमस, जो अंधविश्वास में यकीन करता है, उसे बताता है कि सैटायर एक रोमन फर्टिलिटी स्पिरिट है और सुझाव देता है कि वो ब्रेंट के अपार्टमेंट को और ध्यान से देखे। ब्रेंट को एक अजीब सैटायर मास्क पहने देखकर पिप्पा एक प्लान बनाती है। वो और थॉमस बिना न्योते के ब्रेंट की हैलोवीन पार्टी में घुस जाते हैं। अंदर ब्रेंट पिप्पा को उठाकर अपने फोटो शूट के लिए ले जाता है और थॉमस हैरान रह जाता है।
ब्रेंट ड्रामेटिकली थॉमस को एक कुर्सी पर धकेलता है, पिप्पा के करीब झुकता है और उसका पैर कुर्सी पर रखकर पोज बनवाता है। पिप्पा की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब ब्रेंट फोटो खींचता है और फिर भीड़ में गायब हो जाता है। मौका देखकर थॉमस पिप्पा को अपनी चादर के पीछे छिपाता है ताकि वो रिफ्लेक्टर लगा सके और फिर वो उत्साहित होकर घर लौटते हैं अपने प्लान को लागू करने के लिए। वो जल्दी घर पहुंचते हैं, माइक्रोफोन एक्टिवेट करते हैं और लेजर को रिफ्लेक्टर पर टारगेट करते हैं। वो लेजर पॉइंटर से माइक्रोफोन एडजस्ट करते हैं और थॉमस कंप्यूटर सेट करता है ताकि साउंड क्लियर आए। सिग्नल का इंतजार करते हुए पिप्पा अपनी लव पेंटिंग मिटा देती है और चॉक बोर्ड या रेजर से लेजर को धूल में ट्रेस करती है, जो काम करता है। अब वो न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि जोड़े की बातें भी सुन सकते हैं। सबसे पहले उन्हें एक तीखी बहस सुनाई देती है जिसमें मार्गो ब्रेंट पर धोखा देने का इल्जाम लगाती है। ब्रेंट जवाब में उसे मारता है और एक ग्लास तोड़ देता है जिससे पिप्पा और थॉमस सदमे में आ जाते हैं। अगले दिन पिप्पा को अपने क्लिनिक में अचानक मार्गो मिलती है जो नई चश्म खरीदने आई है। आंखों की जांच के दौरान पिप्पा उससे दोस्ताना बातचीत शुरू करती है और मार्गो उसे कूल गर्ल कहती है। मार्गो फिर पिप्पा को वीकेंड पर मिलने का न्योता देती है। पिप्पा उसे अपना नंबर देती है और मार्गो चली जाती है। उस रात पिप्पा थॉमस को बताती है कि वो मार्गो से मिली जिसका असली नाम जूलिया है और उनकी अच्छी बन गई। वो वीकेंड पर मिलने का प्लान बनाते हैं। थॉमस को ये सब पागलपन लगता है और वो पिप्पा को पड़ोसियों की जासूसी करने और मीटिंग कैंसिल करने की सलाह देता है। पिप्पा कहती है कि अगर वो धोखा दे रही होती तो थॉमस को पता होता और ये उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो जूलिया की मदद करे। थॉमस चाहता है कि पिप्पा उनके रिश्ते पर ध्यान दे और पहले की गई उनकी भविष्य की बातों को याद दिलाता है। उसे डर है कि वो पिप्पा के लिए काफी नहीं है, लेकिन पिप्पा उसे भरोसा दिलाती है और अपने प्लान्स के बारे में बात करती रहती है। नाराज होकर थॉमस बार की ओर निकल जाता है। अगले दिन पिप्पा जूलिया से एक लोकल स्पा में मिलती है। जूलिया अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करती है और बताती है कि उसका पति सेबास्टियन, जिसे वो सेब कहती है, उसके लिए सब कुछ है। वो बताती है कि वो पहले मॉडल थी लेकिन अब बिना करियर के खोया हुआ और मानसिक रूप से कमजोर महसूस करती है। पिप्पा सुझाव देती है कि वो फिर मिलें और दोनों अलविदा कहकर अलग हो जाते हैं। बाद में घर पर पिप्पा की सेब और जूलिया को खिड़की से देखने की सनक बढ़ती जाती है और घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। उस रात नींद न आने पर वो चुपके से कंप्यूटर पर जासूसी करने लगती है ताकि थॉमस न जागे। इस बार वो रिस्क लेती है और उनके प्रिंटर के जरिए जूलिया को टेक्स्ट भेजती है। जब वो टेस्ट करती है, जूलिया मैसेज को कुचल देती है। ये देखकर पिप्पा जल्दी से एक और मैसेज भेजती है, इज योर हस्बैंड चीटिंग ऑन यू? जूलिया कंफ्यूज और डर जाती है और सोचती है कि ये मैसेज किसने भेजा। पिप्पा फिर एक और मैसेज भेजती है जिसमें लिखा है कि उसे बाथरूम के कचरे में एक यूज्ड कंडोम मिला। जूलिया जाकर चेक करती है और कंडोम पाकर गुस्से और दुख में डूबकर रोने लगती है। इस बीच थॉमस जाग जाता है और गुस्सा हो जाता है। पिप्पा कहती है कि वो चुपचाप नहीं बैठ सकती। गुस्से में जूलिया किचन में जाकर सेब को नुकसान पहुंचाने के लिए चाकू उठाती है लेकिन रुक जाती है। इस बीच थॉमस पिप्पा के एक्शंस और उनके संभावित नतीजों से परेशान होकर गुस्से में दूरबीन तोड़ देता है। अगली सुबह थॉमस पिप्पा को जगाता है और अपनी नाराजगी जताता है। पिप्पा उसे गले लगाती है और वादा करती है कि वो फिर से दूरबीन नहीं इस्तेमाल करेगी। जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी पिप्पा देखती है कि सेब जूलिया को जगाने की कोशिश कर रहा है, जो खून से लथपथ है। उसने आत्महत्या कर ली है। इस पल में थॉमस और बर्दाश्त नहीं कर पाता और पिप्पा को कहता है कि वो जा रहा है। पिप्पा उसे रोकने की कोशिश करती है, डर और सपोर्ट की जरूरत महसूस करते हुए, लेकिन थॉमस उसे जूलिया की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और चला जाता है। पिप्पा सारी रात रोती रहती है। जूलिया की मौत के अगले दिन पिप्पा घर लौटती है और लगातार सेब को देखती रहती है, ये सोचते हुए कि वो उसे सांत्वना दे सकती है। जब सेब बार की ओर जाता है, पिप्पा फौरन उसके पीछे जाती है। बार में वो चुपके से उसे देखती है, पास जाना चाहती है लेकिन हिचक रही है। सेब उसे नोटिस करता है और उसे अपने साथ बैठने का न्योता देता है, जबकि वो अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा होता है। पिप्पा मान जाती है और फिर सेब उससे पोर्न और मास्टरबेशन के बारे में सवाल पूछता है। ये जानना चाहता है
कि क्या उसके पार्टनर के एक्शंस उसके फीलिंग्स को प्रभावित करते हैं। पिप्पा जवाब देती है कि शायद नहीं। सेब बताता है कि उसने कई कैजुअल सेक्सुअल एनकाउंटर्स किए हैं और कहता है कि हर सेक्स धोखा नहीं होता, जैसे मास्टरबेशन। पिप्पा इससे सहमत नहीं होती। सेब अपने अजीब व्यवहार के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो एक मुश्किल ब्रेकअप से गुजर रहा है। पीने के बाद सेब पूछता है कि क्या पिप्पा कुछ फोटोज लेना चाहेगी, जिसे वो उत्साह से स्वीकार करती है, ये जानते हुए कि फोटोग्राफी असली मकसद नहीं है। सेब के घर पर वो कुछ स्टैंडर्ड शॉट्स से शुरू करता है जिन्हें पिप्पा पहचानती है लेकिन अनजान बनती है। माहौल जल्दी ही कामुक हो जाता है। सेब अपनी शर्ट उतारता है और पिप्पा से भी अंडरवियर शॉट्स के लिए ऐसा करने को कहता है। इससे वो रात भर सेक्स करते हैं। इस बीच थॉमस घर लौटता है, उसे खाली पाता है और पिप्पा को पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपना पसंदीदा जूस लेता है और बचा हुआ जूस बर्ड फीडर में डाल देता है। तभी उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है और वो दूरबीन से देखता है। जो वो देखता है वो उसे तोड़ देता है। पिप्पा सेब के साथ सेक्स कर रही है, वही शख्स जिससे वो जूलिया को बचाने की बात कर रही थी। अगली सुबह पिप्पा घर लौटती है और दरवाजा खुला पाती है, जिससे वो डर जाती है। वो सावधानी से अंदर जाती है और एक गिरा हुआ फूलों का गुलदस्ता देखती है। फिर थॉमस को फंदे पर लटका हुआ देखकर सदमे में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से 2 मौतों का कारण बना दिया है। थॉमस के फ्यूनरल के एक दिन बाद पिप्पा को सेब की एग्जीबिशन का विज्ञापन दिखता है। वो घर लौटती है, हिम्मत जुटाती है और अपनी दोस्त अरी से मिलती है। पिप्पा थॉमस की मौत के लिए जिम्मेदार घटनाओं को बयान करती है और खुद को दोषी महसूस करती है। अरी उसे तसल्ली देती है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि थॉमस ने उनका रिश्ता खत्म कर दिया था और उसे अपने फैसले लेने का हक था। पिप्पा सोचती है कि क्या सेब से फिर मिलना गलत होगा, ये महसूस करते हुए कि इससे उसे आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। अरी पूछती है कि सेब कहाँ है और पिप्पा बताती है कि उसकी एग्जीबिशन की ओपनिंग नाइट है। वो दोनों साथ में उस भीड़-भाड़ वाले इवेंट में जाती हैं। सेब पिप्पा को नोटिस करता है, एक फोटो लेता है और कहता है कि उसे वहां देखकर हैरानी हुई। पिप्पा फोटोज में दिलचस्पी दिखाती है और उस औरत को देखती है जिसने उन्हें अपार्टमेंट किराए पर दिया था। फिर सेब स्टेज पर जाता है और ऐलान करता है कि ये एग्जीबिशन उसकी दिवंगत पत्नी जूलिया के साथ एक कोलैबोरेशन है। ये सुनकर पिप्पा परेशान हो जाती है और अरी से कहती है कि वो जाना चाहती है। सेब जूलिया की याद को स्टेज पर बुलाता है और पिप्पा उसे देखकर हैरान हो जाती है। जूलिया एग्जीबिशन को पिप्पा के बारे में एक आधुनिक कहानी बताती है और उसे ऑडियंस में पॉइंट करती है। एक एक करके पेंटिंग्स के कवर हटते हैं जो पिप्पा और थॉमस के अपार्टमेंट में बिताए पलों की तस्वीरें दिखाते हैं और आखिरी में थॉमस की आत्महत्या की तस्वीरें होती हैं। सेब बताता है कि जब पिप्पा और थॉमस आए थे, उनका भविष्य उज्जवल लग रहा था, लेकिन दूसरों की जिंदगी में उनकी सनक ने उन्हें भावनात्मक उथल-पुथल में डाल दिया। टूटकर और छल्ले जाने का एहसास लेकर पिप्पा एग्जीबिशन छोड़कर सेब और जूलिया के अपार्टमेंट जाती है। वो चाबी से अंदर घुसती है और एक दरवाजा पाती है जो रूफटॉप की ओर जाता है। सीढ़ियां चढ़कर उसे एक फोटोग्राफी स्टूडियो मिलता है जिसमें कैमरे उनके हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। गुस्से में वो स्टूडियो को तहस नहस कर देती है। कुछ दिन बाद सेब और जूलिया जापानी मीडिया को अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यू देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके एक्शंस नैतिक रूप से सही थे, क्योंकि पिप्पा और थॉमस ने बिना पढ़े लीज साइन की थी, वो बताते हैं कि आखिरी पेज पर फोटोग्राफ होने की परमिशन थी। इंटरव्यू के बाद पिप्पा उनका पीछा करती है। जब सेब और जूलिया घर लौटते हैं, उन्हें एक गिफ्ट की हुई वाइन की बोतल मिलती है। जूलिया कहती है कि वो बधाई के गिफ्ट से तंग आ चुके हैं और जब वो नोट चेक करती है तो देखती है कि ये टेट से है। वो दोनों वाइन पीते हैं। कुछ पल बाद उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है, मैं जानता हूं। अगला मैसेज कहता है, मैं जानता हूं कि थॉमस ने आत्महत्या नहीं की थी। तीसरा मैसेज कहता है, आपने उसे मार दिया। सेब बाहर देखता है और पिप्पा को रूफ पर देखता है। वो भागने लगती है और सेब और जूलिया उसका पीछा करते हैं। पिप्पा क्लिनिक में घुसती है और दोनों उसके पीछे जाते हैं। वो अपने ऑफिस में छिपती है जहां सेब और जूलिया उसे ढूंढ लेते हैं। डरी हुई पिप्पा खुलासा करती है कि उसे पता है कि उन्होंने थॉमस को ड्रग्स देकर उसकी मौत को आत्महत्या की तरह दिखाया। जूलिया उसकी बात को बेतुकी थ्योरी कहकर खारिज करती है और कहती है कि उसे सबूत चाहिए।
पिप्पा मानती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो सच जानती है। वो सेब पर उसे उजागर करने और हेर फेर करने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि अब वो उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अचानक जूलिया को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। पिप्पा सेब से कहती है कि उसने टेट से वाइन भेजी थी और जल्दी ही वो और जूलिया भी बेहोश हो जाएंगे। सेब भी गिर पड़ता है। पिप्पा झुककर कहती है कि वो आखिरी चेहरा होगी जो वो देखेगा। फिर वो उन्हें एक लेजर डिवाइस के पास ले जाती है और एक पावरफुल सर्जिकल लेजर से उनकी कॉर्निया जला देती है। कुछ दिन बाद 2 नए किराएदार अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। एक सेब और जूलिया के पुराने घर की ओर देखता है और जब वो इसके बारे में पूछता है तो दूसरा उसे अपनी नाक न घुसाने को कहता है। इस बीच सामने वाले अपार्टमेंट में सेबास्टियन और जूलिया अब अंधे हैं और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और ज्यादा शानदार रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।